हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआई रेवोल्यूशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो पीएसआई के स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उनसे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाएं। बिकॉज विदाउट शॉर्ट नोट्स जो बुक्स में कंटेंट होता है उसको रिटेन कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। सो टुडे वी बिगिन विद चैप्टर 1 ऑफ ओपी गाबास पॉलिटिकल थ्योरी एंड आई विल टेल यू हाउ टू अप्रोच द टेक्स्ट, व्हाट टू फोकस ऑन एंड हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव नोट्स विच कैन एक्चुअली बी मेमोराइज्ड। सो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 15 पेजेस में कवर्ड है एंड इसको मैंने कंडेंस कर दिया है अराउंड 1 पेज में। तो कैसे किया है देखते हैं। तो पहले तो आप चैप्टर का नेम डालिए यहाँ पे, उसके बाद आप देखिए कि क्या क्या हेडिंग्स मेंशन्ड है। सो पहला सेक्शन है नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड उसमें है व्हाट इज़ पॉलिटिकल। तो जब आप व्हाट इज़ पॉलिटिकल को रीड करेंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे शेल्डन इज बोलिंग, एक थिंकर का नेम मेंशन्ड है, स्कॉलर का नेम मेंशन्ड है, उनका वर्क भी मेंशन्ड है, पॉलिटिक्स एंड विजन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1960। तो इन्होंने इस अपने वर्क में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं पॉलिटिकल के, द टर्म पॉलिटिकल के। तो आपको ये रीड करना है, लेकिन रीड करने के बाद आपको सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ अपने नोट्स में नहीं डालना है। आपको सिंपली मेंशन करना है ये चीज़ें कि ठीक है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल हेडिंग के अंदर मैंने एक थिंकर के बारे में जाना और उनके वर्क के बारे में जाना और उन्होंने उस वर्क में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था रिगार्डिंग द पॉलिटिकल। तो बस आपको इतना मैंशन करना है, बाकी आपके एट द बैक ऑफ माइंड रहनी चाहिए चीज़ें। ऐसे ही सेकेंड पेज पे मूव करते हैं। सेकेंड पेज पे यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं। दूसरा आता है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो आप स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे हाईलाइट करेंगे कि जो सेकंड चीज़ है वो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है एंड उसमें यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में। तो इंपीरिकल स्टेटमेंट के बारे में बात करी है, लॉजिकल स्टेटमेंट के बारे में बात करी है और जो इवेलुएटिव स्टेटमेंट्स होती हैं उनके बारे में बात करिए। और पॉलिटिकल साइंस किससे डील करता है, पॉलिटिकल थ्योरी किससे डील करती है, पॉलिटिकल फिलॉसफी किससे डील करती है, वो सारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। तो आप जब पढ़ेंगे तो, लेकिन आप देखिए पढ़ना तो आपको पूरा है, लेकिन आप नोट्स में बस इतनी ही चीज़ डालेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा डालेंगे तो फिर उसको मेमोराइज कर पाना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सेकंड पेज भी अपना एक लाइन में खत्म हो गया, जैसे हमने फर्स्ट पेज को एक लाइन में खत्म कर दिया था। अब आते हैं थर्ड पेज पे। थर्ड पेज पे ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। यहाँ पे पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में लिखा हुआ है कि क्या होता है, पॉजिटिविज्म के बारे में लिखा हुआ है एंड लॉजिकल पॉजिटिविज्म के बारे में लिखा हुआ है। तो सिंपली आपको बस यहाँ पे मेंशन कर देना ताकि आपको पता रहे कि ठीक है मैंने ये चैप्टर में ये चीज़ भी पढ़ी थी। उसके बाद आते हैं फोर्थ पेज पे। फोर्थ पेज पे यहाँ पे कुछ थिंकर्स हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी के नेचर और स्कोप पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जॉर्ज कैटलिन का नाम आता है और उन्होंने क्या बताया है उसके बारे में अपने को वो यहाँ पे अपने को हाईलाइट करना है। तो जॉर्ज कैटलिन ने नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पे बात करी है और उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक पॉलिटिकल साइंस जो कि फैक्ट से डील करता है और पॉलिटिकल फिलॉसफी जो वैल्यू से डील करता है। तो यहाँ पे इतना पढ़ेंगे आपको इतना कॉन्टेंट मिलेगा। आपको यहाँ इसका ऐसे इस फॉर्मेट में शॉर्ट नोट्स बना लेना है। उसके बाद आते हैं एंड्रू हैकर। एंड्रू हैकर यहाँ पे आ गए। अपन ने यहाँ पे हाईलाइट किया, यहाँ पे यहाँ पे नोट डाउन किया, पहले उनका वर्क नोट डाउन किया कि उनका वर्क है पॉलिटिकल थ्योरी, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, साइंस 1961 और इन्होंने डुअल रोल के बारे में बात करी है। अब कैसे डुअल रोल के बारे में बात करी है ये आपको पढ़ के पता चलेगा। तो ये 2 बात करते हैं यहाँ पे। एक तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बारे में कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं वो पार्ट साइंटिस्ट होते हैं और पार्ट फिलोसफर होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने करी है विद रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, विद रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड विद रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो यहाँ पे आपको बस डुअल रोल मेंशन करना है और जब आप अपने वेरी शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे और ये डुअल रोल देखोगे तो आपको ये दोनों रोल याद आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप सारा कुछ नोट्स में नहीं डाल पाओगे, नहीं तो रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि यहाँ पे साइंटिफिक मेथड के बारे में बात करिए, नॉर्मेटिव मेथड के बारे में बात करिए। आप इसको यहाँ पे डाल दो, आप अपने वेरी शॉर्ट नोट्स में बस डाल दो कि ठीक है मैंने यहाँ पे पढ़ा था। उसके बाद आगे लिखा हुआ है फिलोसॉफिकल मेथड के बारे में। तो फिलोसॉफिकल मेथड इस बार आया भी था 2025 के पेपर में, तो ये भी आपको रीड करना है, रीड सारा करना है। ये हमारे वेरी शॉर्ट नोट्स हैं, जब हम इसको रिवाइज करेंगे तो हम ये सारी चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ। फिर आपको बुक खोल के नहीं देखनी है, आपने इसको याद किया, आपने इसको बिल्कुल मेमोराइज कर लिया और फिर उसकी हेल्प से आप जो बुक में जो आपने कॉन्टेंट पढ़ा है उसको आप रिकॉल करने को ट्राई करो। उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस पे। नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में हम जब करेंगे बात तो यहाँ पे 3-4 स्टेजेस के स्टेप्स के बारे में बात करिए। तो पहला है ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन, तीसरा है अपना एक्सप्लेनेशन एंड चौथा है अपना प्रेडिक्शन एंड द प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नेचर ऑफ, जब मैंने पॉलिटिकल साइंस वहाँ बुक में पढ़ा था तो ये 4 चीज़ों के बारे में मैंने वहाँ पे रीड करा था। तो आपको रिकॉल करना है ये सिर्फ इतना देख के। नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ा मैंने, OGF। तो ये चीज़ें आपको वहाँ से रिटेन करनी है। फिर उसके बाद मैंने बिहेवियरलिज्म के बारे में पढ़ा था थोड़ा एंड थोड़ा सा पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में पढ़ा। तो ये इतना आपको यहाँ से रिटेन करके रखना है, इतने में आपका ये हो जाएगा। तो एक लाइन में अगेन ये आपका नेक्स्ट पेज भी खत्म हो गया।
फिर नेक्स्ट आते हैं हम नेचर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी पे। नेचर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी पे तो इसमें हमने देखा कि डी राफेल ने अपने वर्क्स में कुछ बातें कही हैं विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। क्या बातें कही हैं? इन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो दो रोल प्ले करता है, एक तो एक क्रिटिकल फंक्शन प्ले करता है और दूसरा क्लैरिफिकेशन का रोल प्ले करता है। तो आप जब ये रीड करोगे पूरा तो आपको कॉन्टेक्स्ट पूरा पता होगा, लेकिन अपना जो नोट्स है उसमें आपको सिर्फ इतना ही डालना है। कितना डालना है कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी पे डी राफेल ने कुछ बातें कही हैं अपने वर्क्स प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी में, विच वाज पब्लिश्ड इन 1976 एंड इट प्लेज इट्स क्रिटिकल फंक्शन। और दूसरा क्लैरिफिकेशन वाला इनका कॉन्सेप्ट है। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उनको क्लैरिफाई करने का काम भी पॉलिटिकल फिलॉसफी का है। तो ये डी राफेल ने अपने वर्क में बताया। तो इतना ही अपने को अपने नोट्स में डालना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज में अपने को हैकर देखने को मिलेंगे। अगेन हैकर यहाँ पे डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे हमने सिर्फ मेंशन कर दिया कि जब हम अपने नोट्स रिवाइज करेंगे तो हमें रिकॉल कर लेना चाहिए कि हैकर ने इस तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। तो जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको 4 पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। पहला है कंट्रोल ऑफ सोशल लाइफ, दूसरा है सोशल क्रिटिसिज्म एंड रिकंस्ट्रक्शन, तीसरा है क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स और इसमें आपको वुलन का पर्सपेक्टिव जानना है, और चौथा है एनकरेजमेंट टू म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेशन और इसमें आपको हैकर का पर्सपेक्टिव जानना है। तो आपको ये चारों पॉइंट पढ़ने हैं। कंट्रोल ऑफ सोशल लाइफ ये हो गया, दूसरा हो गया सोशल क्रिटिसिज्म एंड रिकंस्ट्रक्शन, तीसरा हो गया यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे आपको ये जो शेल्डन वुलन है इनका पर्सपेक्टिव जानना है। ये बोलते हैं कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड टेंडेंसी टू यूटिलाइज पॉलिटिकल टर्म्स इन नॉन पॉलिटिकल फिनोमेनास। तो यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी का ये भी काम बनता है कि इन चीज़ों को भी ये क्लैरिफाई करे। ठीक है, यहाँ पे शेल्डन बोलता है ऐसा। उसके बाद आता है एनकरेजमेंट टू म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेशन और उसमें एंड्रू हैकर का पर्सपेक्टिव आपको रीड करना है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पता आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि है ऑफ डिस्क्रिप्शन, क्रिटिसिज्म एंड रिकंस्ट्रक्शन। ये आपको अपने नोट्स में मेंशन कर लेना है यहाँ पे इस तरीके से। और लास्ट में पॉलिटिकल थ्योरी की इंपॉर्टेंस बताते हुए डेविड हेल्ड कुछ बोलते हैं यहाँ पे कि जो टास्क्स हैं ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आर अनक्वेश्चनेबली डिमांडिंग। तो इससे आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है इतना पढ़ने के बाद। और ऐसा क्यों बोलते हैं तो आपको यहाँ पे ये रीड करना है, आपको कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला है। फिर आते हैं लास्ट सेक्शन पे, दैट इज डिबेट ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो मिड 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो एक्सपोनेंट्स थे न्यू पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी का जो कॉन्टिन्यूड रेलेवेंस था उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। और इसमें पहले जो स्कॉलर आते हैं वो हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन अपने पेपर डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में एंड अपने वर्क पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच वाज पब्लिश्ड इन 1953 में बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ये कुछ रीजंस देते हैं कि क्यों ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन हुआ और उसमें क्या क्या डेफिशिएंसीज थी। तो यहाँ पे उसको स्पेकुलेटिव बोल देते हैं, यहाँ पे उसको प्रोडक्ट ऑफ पास्ट एजेस बोल देते हैं। और यहाँ पे कुछ आगे कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे कम्युनिज्म और फासिज्म का राइज होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। तो इन सब रीज़न की वजह से ये बोलते हैं कि इसका कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस नहीं है। तो आप यहाँ पे पूरा पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे 5-6 रीजंस मिलेंगे जो कि आपको यहाँ पे रिकॉल करना है। सारे के सारे रीजंस यहाँ पे डालना नहीं है क्योंकि ये अपने शॉर्ट नोट्स हैं। सो सिंपली आपको यहाँ पे ये मेंशन करना है कि डेविड ईस्टन ने अपने इन वर्क्स में कुछ रीजंस दिए थे जिसकी वजह से ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हुआ था। नेक्स्ट थिंकर जो इस डिबेट को ज्वाइन करते हैं वो है एल्फ्रेड कॉबन। एल्फ्रेड कॉबन अपने वर्क द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी में कुछ रीजंस देते हैं और यहाँ पे मैंने उन रीजंस को शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, लेकिन आप जब बुक रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहला ये रीज़न देते हैं कि जो कम्युनिस्ट सिस्टम और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है वहाँ पे पॉलिटिकल थियरी का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया है। अब क्यों खत्म हो गया है सिग्निफिकेंस, वो आपको बुक रीड करने के बाद पता चलेगा। दूसरा ये बोलते हैं कि जो हीगल और मार्क्स का जो पॉलिटिकल थॉट था वो काफ़ी लिमिटेड था। हीगल ने मोस्टली टेरिटोरियल स्टेट पे फोकस किया और मार्क्स ने मोस्टली प्रोलेटेरिएट क्लास पे फोकस किया। इसने भी कंट्रीब्यूट करा टुवर्ड्स द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तीसरा ये बात करते हैं लॉजिकल पॉजिटिविस्ट के बारे में, जहाँ पे ये बोलते हैं कि इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट किया था और वैल्यूज़ को एक्सक्लूड कर दिया था। इसकी वजह से भी डिक्लाइन हुआ पॉलिटिकल थ्योरी का। नेक्स्ट थिंकर जो आते हैं वो है एस एम लिप्सेट। एस एम लिप्सेट अपने वर्क पॉलिटिकल मैन द सोशल बेस ऑफ पॉलिटिक्स में बोलते हैं विच वॉज पब्लिश्ड इन 1960 कि जो एज ओल्ड सर्च फॉर गुड सोसाइटी है इट हैज़ कम टू एन एंड। और इसी की वजह से हम देखते हैं कि लिप्सेट टू क्वेश्चन द कंटिन्यूड रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी इन दोज डेज। इस देखिए यहाँ तक जो हमने थिंकर्स कवर करे हैं ये सारे के सारे पॉजिटिविस्ट और बिहेवियरल थिंकर्स थे, इन्होंने अपना व्यूज़ दिए हैं। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो लियो स्ट्राउस का व्यू देखेंगे और ये चैंपियन ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी हैं। इन्होंने जो भी ऊपर जो थिंकर्स क्लेम कर रहे हैं ना उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। तो अब लियो स्ट्राउस क्या बोलते हैं अपने पर व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी में विच इज पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स 1957। तो ये यहाँ पे बोलते हैं कि
जो ये डिक्लाइन हुआ है वो डिक्लाइन इस वजह से हुआ है कि जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो पॉलिटिकल साइंस में अपनाया गया उसने वैल्यूज़ को एक्सक्लूड कर दिया था। तो वैल्यूज़ को एक्सक्लूड करने से क्या हुआ कि जो पॉलिटिक्स था वो वैल्यू फ्री बन गया, और अगर वैल्यू फ्री बन गया तो जो नॉर्मेटिव डायमेंशंस होते हैं जिसमें कि जस्टिस, एथिक्स, गुड लाइफ के बारे में जो हम बात करते हैं जो कि सेंट्रल है टू पॉलिटिक्स, तो इसको इग्नोर कर दिया गया। तो इसकी वजह से भी हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्राउस बोलते हैं कि जो डिक्लाइन है पॉलिटिकल थ्योरी का इज़ एक्चुअली द डिक्लाइन ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल फिलोसफी। तो उसको इंक्लूड करना ज़रूरी है फॉर द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। यहाँ पे ये स्ट्राउस का व्यू है। स्ट्राउस के बाद आते हैं दांते जर्मिनो। दांते जर्मिनो अपने वर्क ये अपने वर्क बियॉन्ड आइडियोलॉजी में बात करते हैं। द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी 1967 में पब्लिश हुआ। तो ये यहाँ पे दो मेजर रीजंस देते हैं फॉर द डिक्लाइन। तो आपको ये दोनों रीजंस को रिकॉल करना है। क्या रीजंस थे आपको रिकॉल करना है, यहाँ पे बुक में लिखे हुए हैं। पहला रीजन है राइज ऑफ पॉजिटिविज्म, जो कि हमने ऊपर अभी स्ट्राउस को जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी देखा, विच लेड टू द क्रेज फॉर साइंस। एंड दूसरा हमने देखा प्रेवलेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। तो इन्होंने ये दो रीजंस दिए थे जिसकी वजह से डिक्लाइन देखने को मिलता है हमें पॉलिटिकल थ्योरी का। लास्ट में थिंकर आते हैं। तो आपको जो जर्मिनो ने जो भी बातें कही हैं आपको यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा। उसके बाद आते हैं हर्बर्ट मार्क्यूस। वो अपने वर्क निगेशंस एसेज एंड क्रिटिकल थियरी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1968 में बात करते हैं, और ये फोकस करते हैं कि अगर जो पॉलिटिकल साइंस है वो इमिटेट करने लगेगा नेचुरल साइंसेस को, तो जो एक क्रिटिकल विजन होता है ना, एक नॉर्मेटिव विजन होता है पॉलिटिकल साइंस का, वो चला जाएगा। तो ये यहाँ पे बात करते हैं ये वाली। तो उसके बाद आते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे जो भी थिंकर्स थे हमने सारे कवर कर लिए हैं डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के, और आपने उसको कंडेंस करके इतने स्पेस में बना दिया है सारा का सारा। जो भी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के रिगार्डिंग आपको नोट्स बनाने थे, शॉर्ट नोट्स, वो इतने में हो गया। अब लास्ट पर हम ये बात करते हैं कि सिंस 1970s जो डिस्प्यूट चला आ रहा है ना बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, ये सबसाइड हो गया है। अब सबसाइड क्यों हो गया है तो आपको ना ये तीन जो स्कॉलर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे लिखना है। तो कार्ल पॉपर ने अपने वर्क द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में क्या बोला है, जॉन रॉल्स ने क्या बोला है, और सीबी मैकफर्सन ने क्या बोला है। तो आप ये इतना रीड करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कहते हैं, जो ये डिस्प्यूट चल रहा था इन दोनों के बीच में, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी, तो ये सबसाइड क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो आप ये रीड करिए, आपको पता चलेगा। तो आप देखिए आप कि जो 15 पेजेस में जो चैप्टर 1 था उसको हमने कवर कर लिया है सिंपली एक पेज में। ये इतने में हमने सारा कवर कर डाला। तो इसी तरीके से अगर आप दूसरे चैप्टर्स के लिए नोट्स बनाएंगे तो ये ईजी हो जाएगा, मतलब आप बुक का बुक रिटेन कर पाओगे। तो इसी तरीके से आप ट्राई करिए कि नोट्स बनाइए। और अगर आपको दूसरे चैप्टर्स के लिए भी आपको ऐसा चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमें दूसरे चैप्टर्स का भी या फिर दूसरे बुक का या फिर दूसरे टॉपिक का भी इसी तरीके से नोट्स हमें बनाना सीखना है, तो आप मेरे को बताइए। आई विल कम विद दैट। थैंक यू सो मच।